हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद के जनक कौन थे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है आदि के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं व्यवहारवाद के बारे में। राजनीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो शांति से इसको सुनना और समझना, बड़े आराम से मैं आपको इसको करवाऊंगी। देखिए क्या है व्यवहारवाद। यह दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से? व्यवहार जमा वाद, ठीक है। यानी जिसमें व्यवहार के बारे में विचार किए जाएं वो होता है व्यवहारवाद। अब अगर हम साधारण शब्दों में इसकी बात करें तो क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, मनुष्य ऐसे उठता है, ये ऐसे बैठता है, ये ऐसे बात करता है, हम इसको नॉर्मली व्यवहार मानते हैं। किसका व्यवहार? मनुष्य का व्यवहार। तो क्या है इसमें कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना हम व्यवहारवाद कहते हैं। किसमें? साधारण शब्दों में अगर बात करें। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम राजनीति शास्त्र की। तो राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद क्या होता है कि जो दूसरा महायुद्ध हुआ उसके बाद राजनीति शास्त्र के परंपरागत सिद्धांत के विपरीत एक क्रांति हुई। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया। क्या है कि जो दूसरा महायुद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद राजनीति शास्त्र में जो पुराने विचार थे, रूढ़िवादी विचार थे, जिन सिद्धांतों पर राजनीति शास्त्र चल रहा था, उनके विपरीत एक क्रांति हुई, ठीक है। और इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परंपरागत सिद्धांत के विषय में कि राजनीति शास्त्र में परंपरागत सिद्धांत क्या था। देखिए इसमें क्या होता था कि केवल संस्था और संगठन के विषय में ऐसा होगा पर बात होती थी। ऐसा क्या होगा? देखिए यह एक आदर्शवादी एवं काल्पनिक सिद्धांत था, जैसे न्यायपालिका, चुनाव और सरकार। मतलब इसमें कैसी बातें होती थी? न्यायपालिका ऐसी होगी, चुनाव ऐसे होंगे, सरकार ऐसी होगी, मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी काल्पनिक सिद्धांत था। ये कल्पनाएं होती रहती थी कि ऐसा होगा। और आदर्शवादी कल्पनाएं होती थी कि मतलब जैसे राम राज्य आएगा, ऐसी मतलब सोच लोगों की थी कि अच्छे की कल्पना वो करते रहते थे। इसलिए इस परंपरागत सिद्धांत को आदर्शवादी और काल्पनिक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब आपने जाना परंपरागत सिद्धांत के विषय में। अब हम जान लेते हैं व्यवहारवाद के विषय में। एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये जान लो कि व्यवहारवाद का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो ये थे डेविड ईस्टन, ठीक है। व्यवहारवाद जो है अनुभवात्मक है और क्या है? क्रियात्मक है। मतलब इसमें जो अनुभव है उसके आधार पे काम होता है और इसमें क्या है? क्रियाएं होती हैं, ना कि कल्पनाएं होती हैं। क्रियाएं होती, क्रिया का मतलब काम होते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति का जो है राजनीतिक व्यवहार, यानी मैंने आपको ऊपर बताया था कि व्यक्ति का उठना बैठना ये व्यवहार है, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? राजनीति की। तो हम क्या देखेंगे कि व्यक्ति का राजनीतिक जो व्यवहार है, ठीक है, और राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रियाएं हैं, और जो उनकी जो है राजनीतिक संस्थाओं के साथ जो प्रक्रियाएं चलती हैं व्यक्ति की, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? मतलब व्यक्ति का जो राजनीति के साथ व्यवहार है और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके साथ कैसी क्रिया प्रक्रियाएं चलती हैं, उनका अध्ययन व्यवहारवाद में किया जाता है। आगे आता है, इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ मूल्य क्या होते हैं? व्यक्ति के मूल्य, व्यक्ति के नैतिक मूल्य होते हैं, अच्छा बुरा, ये चीज़ें इसमें नहीं देखी जाती। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें जो है व्यवहार देखा जाता है कि वास्तव में क्या है, ठीक है, वास्तव में किस प्रकार का काम संस्थाओं में हो रहा है। ये नहीं कि भाई नैतिक मूल्यों पर कोई चीज़ टिकी ना, ये तो अच्छी है ना, ये बुरी है, नहीं। ऐसी इसमें जो मूल्य हैं उनको, और जो कल्पनाएं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी कल्पनाओं के लिए व्यवहारवाद में कोई स्थान नहीं है। इसके बाद क्या है? इसमें केवल वैज्ञानिक पद्धति और व्यवहारिकता पर बल दिया गया है। किस पे? वैज्ञानिक पद्धति। मतलब पहले क्या है? आंकड़े इकट्ठे करना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर तर्क प्रस्तुत करना, ऐसे वैज्ञानिक पद्धति है ये, ठीक है, व्यवहार में है। और दूसरा क्या है? व्यवहारिकता, मतलब वैज्ञानिकता के साथ साथ व्यवहार पर काम करने वाली पद्धति है, ना कि कल्पनाओं पर, ठीक है। इसमें किस पे फोकस किया जाता है? किस प्रकार हो रहा है,
काम किस प्रकार हो रहा है, संस्थाएं किस प्रकार काम कर रही हैं, चुनाव किस प्रकार हो रहा है, वास्तव में जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करता है व्यवहारवाद। ठीक है, देखिए व्यवहारवाद जो है वो एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का क्या मतलब है कि जिसमें मनोदशा भी है। मनोदशा मतलब मन की जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, मनोदशा। मनोवृत्ति भी है, सिद्धांत भी हैं, कार्यविधि यानी जो कार्य करने के प्रकार हैं, विधियां हैं वो भी हैं, किन पद्धतियों से जो कार्य होते हैं वो भी हैं, किन दृष्टिकोणों को अपनाकर हम कार्य करते हैं राजनीति में, और कैसे कैसे अनुसंधानों के द्वारा हम उस परिणाम तक पहुंचते हैं, और वो परिणाम अगर गलत निकलाते हैं तो उनमें हम जो सुधार है वो कैसे करते हैं। ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर है। किसके अंदर, व्यवहार के अंदर। इसलिए इसको एक व्यापक अवधारणा कहा जाता है। यह मानव क्रियाओं से संबंधित है, और ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये किससे संबंधित है, मानव से। ठीक है, तो ये मानव क्रियाओं से संबंधित है क्या, व्यवहारवाद। तो देखिए इसकी जो दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये हैं कि पहले है डेविड स्टन की परिभाषा। डेविड स्टन कौन है, ये व्यवहारवाद के जनक हैं, पिता हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया इसने कि व्यवहारवाद व्यक्ति की वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है, परछाई। ठीक है, और वैज्ञानिक मनोदशा क्या होती है, जहां व्यक्ति तर्क के आधार पर विश्लेषण करके परिणाम निकाले। ठीक है, ऐसी मनोदशा का प्रतिबिंब है। मतलब व्यवहारवाद में वो क्या कहना चाहता है कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो है व्यक्ति रिजल्ट निकालता है, किसमें, राजनीति शास्त्र में। दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, रॉबर्ट ए डहल की है, और उसने क्या कहा कि जो व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। ये कहता है कि जो व्यवहारवादी क्रांति है ये जो पुराने रीति रिवाजों के आधार पर राजनीति विज्ञान ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है ना, उनके प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। और ये क्या कहते हैं कि जो इसका उद्देश्य है व्यवहारवाद का वो क्या है कि जो राजनीति विज्ञान है उसको वैज्ञानिक बना जाए, ना कि एक काल्पनिकता के आधार पर इसको चलाया जाए। देखिए अब हम पढ़ते हैं व्यवहारवाद का उदय। यह 20वीं शताब्दी की देन है और इसको विकसित करने का श्रेय जाता है अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को। कैसे जाता है, ग्राम वालस जो थे उन्होंने 1908 में एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया, इसमें भावनाएं, व्यक्तित्व, रुझान के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसमें क्या किया गया कि व्यक्ति का जो राजनीति के अंदर कैसा व्यवहार है, कैसी भावनाएं हैं, कैसा उसका व्यक्तित्व है, और उनसे क्या रुझान निकलते हैं, उन रुझानों से जो है समाज में क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन जो है इस बुक में किया गया। दूसरी जो बुक लिखी वो लिखी A.F. बेंटले ने। इसने भी 1908 में लिखी थी, और कौन सी बुक थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या बताया इसने मुख्यतः अध्ययन किया जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, मतलब मानव और राजनीति के अंदर जो क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती हैं उनके अध्ययन पर इस बुक में बल दिया गया। ठीक है, तीसरा जो है चार्ल्स मेरियम थे, उन्होंने बुक लिखी 1925 में। कौन सी बुक, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें उसने क्या कहा, उसने सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारिकता पर जोर दिया। इसने क्या कहा कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन ही व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला है शिकागो विश्वविद्यालय। इसमें जो चार्ल्स मेरियम थे वो लेक्चरर थे और उन्होंने यहाँ पर व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल दिया। तो ये पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पर व्यवहारवाद के अध्ययन को बल दिया गया था। अब तक हमने पढ़ा व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ। अब हम जान लेते हैं व्यवहारवाद के विकास के कारणों के बारे में। सबसे पहला जो कारण रहा परंपरागत पद्धतियों के प्रति असंतोष। क्या था कि जो परंपरावादी थे वो मूल्यों पर अत्यधिक जोर देते थे और जो तथ्य थे उनकी वो उपेक्षा करते थे, इसलिए इनके प्रति असंतोष था। दूसरा क्या है, स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि। अब बहुत सारे राष्ट्र थे वो स्वतंत्र हो गए थे, अब वो दूसरों की धारणाओं को छोड़कर जो है अपनी व्यवहारिक धारणा पर बल देते थे। देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन की अवहेलना। यानी राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन पक्ष था, जहाँ अध्ययन होता है उसमें क्या होता था, पहले सिद्धांतों पर बल दिया जाता था। अब सिद्धांतों पर जो भी अध्ययन किया जाता था वो विश्वसनीय नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये तर्कों के आधार पर नहीं था। इसलिए इसमें क्या की गई, व्यवहारिक पक्ष की जो है अवहेलना
की गई। आगे क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। एक इसके ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत प्रभाव रहा। किस प्रकार कि उस समय पे फांसीवादी, नाजीवादी जो प्रवृत्तियां थी उनका उदय हो गया था, उनका विकास हो रहा था और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। ठीक है, अब जो लोकप्रियता बढ़ रही थी उसका निदान करना था, इलाज करना था ऐसी प्रवृत्तियों का। और वो प्रवृत्तियां जो है क्या है कि विश्वसनीय तर्क एवं परंपरागत प्रवृत्ति में संभव नहीं थी। मतलब उनको खाली जो विश्वसनीय तर्क है, मैंने ऊपर पढ़ाया कौन से विश्वसनीय तर्क, जो सिद्धांतों पर आधारित थे बस खाली। ठीक है, तो जो वो विश्वसनीय तर्क हैं उनके आधार पर और जो परंपरागत प्रवृत्तियां थी उनके आधार पर इनका निदान करना संभव नहीं था। किनका, फांसीवादी और नाजीवादी प्रवृत्तियों का। तो क्या करना पड़ा, राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया तथा व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करने से वास्तविक ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक है। इसने कहा कि अगर हम उन्हीं प्रवृत्तियों में लगे रहे, राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया और व्यवहार की जो संबद्धता उसको अनदेखा करते रहे, मतलब व्यवहार पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, व्यवहारिकता पर ध्यान नहीं दिया, वैज्ञानिकता पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो है ज्ञान का सीमित होना स्वाभाविक था। मतलब हम जो है इस ज्ञान के बिना इन प्रवृत्तियों को जो है मात नहीं दे सकते थे, इसलिए हमें इनका विकास करना पड़ा। अगला है वर्णनात्मक शैली में दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, ऐतिहासिक पद्धतियां अपर्याप्त। इसमें बता रखा है जो परंपरावादी थे वो वर्णनात्मक शैली में भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, बस वर्णन करते थे हर चीज़ का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि वो जो वर्णन कर रहे हैं किसका, संस्थागत, औपचारिक संस्थाएं, इनका ऐसी ऐतिहासिक पद्धतियां जो है वो अपर्याप्त थी, इसलिए व्यवहारवाद का विकास करना पड़ा। हम पढ़ते हैं व्यवहारवाद की विशेषताएं जो डेविड ईस्टन ने दी हैं। यहाँ पर डेविड ईस्टन ने 8 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है नियमितताएं। क्या है कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें ऐसी नियमितताएं हम ढूंढ सकते हैं जिनमें मानव व्यवहार में समानताएं पाई जाती हैं। यानी कि मानव व्यवहार में ऐसी कोई भी विशेषताएं हम ढूंढ सकते हैं जो कि दूसरे लोगों के अंदर सामान्य रूप से पाई जाती हैं और उन सामान्यकरण को ही हम इकट्ठा करके क्या बना सकते हैं, सिद्धांत बना सकते हैं। ठीक है, अब उन सिद्धांतों के आधार पर दूसरी विशेषता बताई है सत्यापन। क्या कहता है यहाँ पर कि जो राजनीतिक सिद्धांत हमने नियमितताओं के द्वारा बनाए हैं उनमें क्या करते हैं, हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं और फिर उनकी क्या करते हैं, जांच करते हैं, सत्यापन करते हैं। ठीक है, अब उन आंकड़ों की जांच के लिए क्या चाहिए, तकनीक चाहिए, प्रविधि चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं डेविड ईस्टन कि आंकड़े, तथ्य और जो सिद्धांत हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें तर्क संगत, यूं ही नहीं कि भैया ऐसे इकट्ठा कर लिए, तर्क संगत तकनीक का या फिर पद्धतियों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमने आंकड़े, तथ्य और जो सिद्धांत हैं वो तर्क संगत तकनीक के द्वारा प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, इस सामग्री को इस प्रकार रखना है कि उनका मापन हो सके, यानी प्रमाणित हम उनको कर सकें। ठीक है, अब प्रमाणित बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें मूल्य निरपेक्ष करना पड़ेगा। मूल्य निरपेक्ष क्या है कि उसमें हमें सही गलत नहीं देखना कि नैतिकता के आधार पर हम उनका क्या करें, हम उनमें मूल्य घुसा दें, नहीं, हमें उन सिद्धांतों को क्या रखना पड़ेगा, मूल्य निरपेक्ष रखना पड़ेगा। उसके बाद आती है क्रमबद्धता। जो भी हम अनुसंधान राजनीति विज्ञान में करते हैं किसके द्वारा, नियमितताओं से जो सिद्धांत हमने बनाए उनके जो हम अनुसंधान यहाँ पे कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, विशुद्ध होने चाहिए, तर्क संगत होने चाहिए। मतलब वो ऐसे लिखित होने चाहिए कि उन अनुसंधानों को हम आसानी से कर सकें। 7वां है विशुद्ध विज्ञान। डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो भी हमारे पास आंकड़े हैं अनुसंधान के लिए वो मूल्य विहीन होने चाहिए और वैज्ञानिक होने चाहिए, मतलब ये विशुद्ध विज्ञान होने चाहिए। अब डेविड ईस्टन बात करता है एकीकरण की। वो क्या कहता है कि मानव व्यवहार जो है, जो अध्ययन का राजनीतिक पक्ष है वो खाली राजनीतिक पक्ष नहीं होना चाहिए, ये अंतर विषयक होना चाहिए। इसमें सभी विषयों का अध्ययन होना चाहिए, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को जोड़ के जो है देखा जाना चाहिए। मतलब जो है सभी विषयों का क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं व्यवहारवाद की आलोचना। तो
तो व्यवहारवाद के जो आलोचक रहे उनमें रहे लियो स्ट्रॉस, जॉन डीवी और हैंस मार्गेंथो। ठीक है, तो इन आलोचकों ने व्यवहारवाद की आलोचना किन आधारों पे की है? देखिए, सबसे पहले आता है राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवहार की धारणा है कि नियमितताओं को इकट्ठा करके हम जो है राजनीतिक सिद्धांत बना सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मानव व्यवहार में सामान्यीकरण होता है। ऐसा नहीं, मानव व्यवहार एक बार कुछ है तो दूसरे ही बार वो कुछ अलग होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सामान्यीकरण करके हम कोई सिद्धांत नहीं बना सकते, इसलिए जो राजनीतिक व्यवहार की जो धारणा है वही गलत है। दूसरा क्या है? राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। इसने क्या कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो विशुद्ध विज्ञान है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं और वो ऐसे की ऐसी होती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि राजनीतिक विज्ञान में जो मानव व्यवहार है वो परिवर्तनशील है और वो बार बार बदलता रहता है, तो उसे हम विशुद्ध विज्ञान नहीं बना सकते। तीसरा क्या है? मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। इसने कहा कि मूल्य निरपेक्ष है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अनुसंधान करता है उसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। उस व्यक्ति के ही जो मूल्य हैं वो उस अनुसंधान को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए हम इसको मूल्य निरपेक्ष नहीं कह सकते। इसके बाद क्या आता है कि इसमें क्या है पे फोकस किया गया है कि क्या है। ठीक है, कैसी सरकार है, कैसे चुनाव है, मतलब क्या है पे जोर दिया गया है। इसमें क्या होना चाहिए पर जो है अध्ययन नहीं किया गया, इस पर कोई बात ही नहीं की गई कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो समस्याओं की उपेक्षा पद्धतियों पर बल। इसमें जो है ये तो कहा कि ये पद्धतियाँ अपनानी चाहिए, ये तकनीक अपनानी चाहिए अनुसंधान करने के लिए, लेकिन किन समस्याओं पर ये तकनीक अपनानी चाहिए, किन समस्याओं का हल हम इस अनुसंधान के माध्यम से निकाल रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी वर्णन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। अगला है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। आपने पढ़ा कि डेविड ईस्टन ने इसमें 8 विशेषताएं बताई हैं, तो इन 8 चरणों को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि ये जो है अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। उसके बाद आता है संख्यात्मक पद्धति से मानव व्यवहार का मापन संभव नहीं। इसमें क्या बताया है कि मानव का जो व्यवहार है उसको मापा जाए, मैंने बताया था ना, क्रमबद्ध तरीके से रख के उसको मापन योग्य बनाया जाए उन आंकड़ों को, ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि मानव व्यवहार को किसी संख्यात्मक पद्धति से हम नहीं माप सकते कि इस व्यक्ति का व्यवहार इतना है, इस व्यक्ति का इतना है, ऐसे हम इसको नहीं माप सकते। इसके बाद आता है अन्य पद्धतियों की उपयोगिता को स्वीकार ना करना। इसमें क्या है, एक वैज्ञानिकता पर बल दिया है बस, इसके अलावा इन्हें इसमें कहीं नहीं बताया गया कि जो कोई भी पद्धति है, कोई भी अनुसंधान है, वो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बिना पूरा नहीं हो सकता, उसकी वर्तमान जो सिचुएशन है उसके अनुसार पूरा नहीं हो सकता। तो इसने क्या कहा, खाली वैज्ञानिकता पर जोर दिया है, ना इतिहास को लिया, ना वर्तमान सिचुएशन को देखा, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकता पर बल दिया है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। हम पढ़ते हैं व्यवहारवाद की उपयोगिता। सबसे पहली जो उपयोगिता वो क्या है कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी विषय वस्तु को नवीन रूप प्रदान कर दिया। पहले क्या थी विषय वस्तु? मैंने आपको बताया था कि वो कल्पनाओं पर आधारित थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वो कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, अब किस में है, वो व्यवहारिकता पर आधारित है, वैज्ञानिकता पर आधारित है। तो इसने परंपरागत जो सिद्धांत है उनके सिद्धांत पर जो है वास्तविक जो चीज़ें हैं उनको लेकर ये आई, मतलब उसको जो है नवीन रूप जो प्रदान कर दिया, किसको, राजनीतिक विज्ञान को। दूसरा क्या है, राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाना। अभी मैंने बताया कि कल्पनाओं पर आधारित था, तो अब इसको कैसा बना दिया, यथार्थवादी बना दिया। तीसरा क्या है, व्यक्ति व्यवहार को संस्थाओं के स्थान पर विश्लेषण का केंद्र बिंदु बनाना। मतलब क्या है कि पहले किसका अध्ययन किया जाता था, परंपरागत में संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब व्यवहारवाद में क्या हुआ कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उसको मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया, किसका, विश्लेषण का। ठीक है, आगे क्या है कि जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नवीन पद्धतियाँ, नवीन तकनीक और नवीन मापन प्रदान करना। अब ये ऐसी वैज्ञानिक पद्धति अपनाई कि इनके माध्यम से जो है पद्धतियाँ भी नवीन हो गई, तकनीकें भी नवीन ली गई और जो मापन की प्रक्रिया है उसको भी नवीनता प्रदान कर दी गई। कहने का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सभी चीज़ें, चाहे पद्धति हो, चाहे तकनीक हो या चाहे मापन हो, सभी को नवीन रूप प्रदान कर दिया गया। अगला है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। क्या है कि व्यवहारवाद में खाली राजनीतिक अध्ययन पर ही बल नहीं दिया गया, बल्कि उसको जोड़ा गया, एकीकरण किया गया, किसके साथ, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों के
7। तो इस प्रकार जो है व्यवहारवाद में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।